अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो CS101 की असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 2 जो कि आज है, ये देख लें, इसकी ड्यू डेट 26 अगस्त। और असाइनमेंट एज सच इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा मेन जो इंट्रोडक्शन करवाया गया है इस असाइनमेंट में, जो आपको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद है वो यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर के से है। C++ में यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, और इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप देखें क्लास के जरिए होगी। और क्लास आपको नॉर्मली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनवाने के लिए आप यूज़ करते हैं। उस क्लास के जरिए आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनाते हैं। तो CS101 के अंदर जो है वो आपको बेसिकली इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करवाया गया कि क्लास के मतलब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के मतलब नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन जस्ट करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो मेरे नज़दीक ये थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है बाकी CS101 के असाइनमेंट से। सो देखते हैं जस्ट कि आगे क्या है। आपको मैं वैसे नॉर्मली इसके अंदर समझाऊँ तो असाइनमेंट वेरी सिंपल है, मतलब इम्प्लीमेंट करना, इसको तैयार करना कोड को मुश्किल है, बट असाइनमेंट के जो अंदर जो टास्क प्रोवाइड किया है वो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। के इसके अंदर आपको क्या कार गैराज बनाए और आपको कहा गया कि आप लॉग ऑफ कार्स जो है जो गैराज के अंदर अवेलेबल है आपने उनको मेंटेन करना है। और कैसे एक कार को दूसरी कार से आपने फ़र्क देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कार कौन सी है, ये कार कौन सी है। और इसके अंदर आपको एक कार का डाटा स्ट्रक्चर बनवाने के लिए कहा गया, कार्ड का डाटा स्ट्रक्चर, जिसकी ये तकरीबन 6 एट्रीब्यूट्स हैं। 6 एट्रीब्यूट्स, ये 6 एट्रीब्यूट्स जो आपके सामने, ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं। एक कार का डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर आपने ये 6 एट्रीब्यूट्स लिखनी है। और आपने कैसे करना है इसको, जैसे कि C++ का कोड बनाते हैं, डिफाइंड डाटा टाइप्स बनानी है एक क्लास के ज़रिए। और इसके अंदर आपने जो एट्रीब्यूट्स हैं उन सारों को एक यूज़र आपको इनपुट करेगा और आपने वो वैल्यूज़ लेके हर डाटा जो इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, इनको नॉर्मली हम वेरिएबल्स ही कहेंगे, इनके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है और बाद में आपने इन वैल्यूज़ को आउटपुट करना है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर दो चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्ट करवाने की कोशिश की गई है। एक तो यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर जो कि क्लास के जरिए इंप्लीमेंट हो, और इसके साथ साथ आपको इनपुट और आउटपुट को कैसे हैंडल करना है। तो जाते हैं असाइनमेंट पे, आपने जैसा कि दे लिया, इसके साथ साथ बात करते जाएंगे अंदर जो फंक्शनिंग वगैरह इन्होंने आपसे मांगा है, रिक्वायर्ड है असाइनमेंट में, वो आपसे बात करें। असाइनमेंट में आते हैं सीधा और जस्ट देखते हैं। जैसा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो CDU चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी तो। इसके अंदर ये 4 फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। ये बेसिकली इतनी ज़्यादा फाइल्स की, 4 फाइल्स की, इतनी ज़्यादा फाइल्स की ज़रूरत तो नहीं, बट एक कि आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल आपको बार बार फाइल्स लिख लिख के याद हो जाती हैं, आपको आदत हो जाती है कि आप ज़्यादा फाइल्स लिख देते, सो याद रहता है। बेसिकली मैं तो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे एक तो याद रहता है और मेरा स्टाइल भी थोड़ा इसके साथ ईजी हो जाता है। और इसके साथ एक नेम स्पेस एसटीडी क्लास तैयार की गई है। सो इसके अंदर प्राइवेट है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास के अंदर 2-3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब कि क्लास का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है ना क्लास का, वो प्राइवेट होता है। तो इस प्राइवेट का मतलब ये कि आपके अंदर के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो आपके डाटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स, क्लास के वेरिएबल्स जिनमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे। इस इस सिनेरियो में, इस एग्जांपल में, जैसे कि आप देखें कार के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स या वेरिएबल्स जो हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, मॉडल वगैरह इटीसी सेक्टर। तो जो वैसे नॉर्मली जो क्लास का प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसका मकसद यही होता है कि आप के जो मेंबर फंक्शंस हैं, मीन्स जो फंक्शंस हैं आपके क्लास के, जस्ट वही आपके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से कोई नहीं एक्सेस कर सकता। बाहर से अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो आपके फंक्शंस के ज़रिए से एक्सेस करने की कोशिश करेगा। आपके फंक्शन को कहेगा कि हाँ भाई मुझे ये डाटा मेंबर की वैल्यू बताओ या इसकी वैल्यू सेट करो। सो दैट्स इट। पब्लिक में ये होता है कि आपको आउटसाइड वर्ल्ड पार्ट के जो मतलब इस क्लास से बाहर के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक में। तो जस्ट इट, इसलिए हमने फंक्शंस को पब्लिक रखा है ताकि फंक्शंस को बाहर से भी एक्सेस हर कोई कर सके और प्राइवेट को कोई ना एक्सेस कर सके, कोई बाहर का ना एक्सेस कर सके इसके प्राइवेट। और चाहे यहाँ पे देखें वही 5
6 डाटा मेंबर्स एट्रीब्यूट्स जो हैं कार्ड के, और देखें अगर आप नेम जो है कार्ड का नेम, नहीं कार्ड का नेम अगर हम आपको आउटपुट पे ले आते हैं सीधे, देखें कार्ड का नेम क्या है, एक अल्फ़ाबेट है ना, मतलब कि एक नाम है, तो इसको करैक्टर होना चाहिए, करैक्टर टाइप का होना चाहिए। तो करैक्टर टाइप स्ट्रिंग टाइप भी उसके वाले मतलब उसके जैसा ही है, तो स्ट्रिंग टाइप हमने लिख दिया इसकी डाटा टाइप। और मॉडल जो है जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल जो है एक इंटीजर है, सो मॉडल जो है वो हमने इंटीजर टाइप का कर दिया, और वेंडर जो है वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का हमने कर दिया। इसी तरह इसको भी इंटीजर टाइप का, इसको भी इंटीजर टाइप का। और यहाँ पर एक व्यू आईडी, इसके अंदर व्यू है, अभी अल्फ़ाबेट और इंटीजर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप सिंपली इसको हम स्ट्रिंग टाइप का कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको सेम यही करके दिखाया गया है। और उसके बाद आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है क्लास की। सो जो क्लास जो है ना उसके अंदर जब आप ये डाटा मेंबर्स बनाते हैं, मेंबर फंक्शंस बनाते हैं ना, जब आप फंक्शंस और डाटा मेंबर्स, तो नॉर्मली होता है कि क्लास जो है फंक्शंस के लिए तैयार करके उसकी मेमोरी एलोकेट करके तो रख लेते हैं, मगर जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते, देखें जिस तरह इस तरह ये क्लास का जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते तो तब तक वो जो है उसके डाटा मेंबर्स के लिए स्टोरेज मेमोरी में एलोकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की नॉर्मल एक टाइप होती है, तो इसके ये एज सच खुद कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती, ये अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्शन होती है। फैक्ट्री की हम मिसाल ले लें, फैक्ट्री जो है वो बिस्किट्स बनाती है, तो एक बिस्किट की फैक्ट्री है, वो बिस्किट तैयार करती है, तो वो जस्ट एक के फैक्ट्री की एनालॉगी इस तरह क्योंकि एक क्लास है, और वो बिस्किट्स के जब बंडल से ऐड करती है तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स जो बन के बाहर निकलते हैं। तो यही इधर है सिनेरियो के, इसके अंदर आप क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनेगा तब उसके डाटा मेंबर्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी। जैसा कि नीचे हमने कार का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, तो इसके लिए डाटा मेंबर्स की जो स्पेस है वो एलोकेट होगी मेमोरी में। और अब ये जो यहाँ पर आप लाइन देख रहे थे, इसका मकसद इसलिए है कि जब मेमोरी एलोकेट होती है ना डाटा मेंबर्स के लिए, तो उनको कोई डिफाइंड वैल्यू देना चाहता है, कंपाइलर चाहता है कि उन डाटा मेंबर्स को एक डिफाइंड वैल्यू मिले एक रेंज में, जिस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप मान सकते, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंपाइलर चाहता है। तो अगर हम ये लाइन ना भी लिखें ना, इस लाइन को ना भी लिखें, तो कंपाइलर अपनी तरफ से जो है ना अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे, डिफ़ॉल्ट एक इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंपाइलर अपनी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेगा और डाटा मेंबर्स जो है उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो अपनी जस्ट कंपाइलर के जो बनाया गया कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसका ये होता है कि कोई जंक वैल्यू ना आ जाए, कोई इस तरह के आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवाई कोई भी, आप चाहते हैं कि मैं उस डाटा मेंबर के अंदर वैल्यू स्टोर ना करवाऊँ, तो उसके बाद कंपाइलर ने कोई जंक वैल्यू स्टोर कर दी 7 8, वो डिफाइंड वैल्यू है, डिफाइंड स्टेट है डाटा मेंबर की, बट जंक वैल्यू है उसके अंदर। तो आप आउटपुट जब देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि वैल्यू ये कहाँ से है। तो इसलिए हम जस्ट अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। तो ये यूज़र डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन डिस्प्ले डाटा और टेक डाटा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता, मैंने डिस्प्ले डाटा के अंदर जो है ना जो यूज़र ने टेक डाटा पे आते हैं, सीधा पहले टेक डाटा पे आते हैं जी। तो टेक डाटा के अंदर हमने जो यूज़र ने वैल्यूज़ दी थी, इनपुट दिया जो हर एट्रीब्यूट्स के लिए, हर डाटा मेंबर के लिए, वो हमने उससे लिया एड वैल्यू और उसको बाद में हमने असाइन कर दी उस डाटा मेंबर के अंदर, स्पेसिफिक डाटा मेंबर के अंदर। इसी तरह हमने 6 के 6 एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यूज ली यूजर से, उसको असाइन कर दिया जस्ट टेक डाटा के अंदर ये। बट इस तरह डिस्प्ले डाटा के अंदर हमने उसको जो है डिस्प्ले डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डिस्प्ले डाटा के अंदर भी हमने जस्ट के वैल्यू जो है आउटपुट कर दी, यही काम है। मगर यहाँ पे मैंने जो 6 के 6 एट्रीब्यूट्स हैं उनको इकट्ठे एक ही फंक्शन के अंदर आउटपुट करने वाला कोड लिख दिया। आप इनको गेटर और सेटर फंक्शंस के जरिए सेपरेटली कॉल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप यहाँ पे नेम के लिए ये यहाँ से देखें, ये नेम जो है आप इसको एक अलहदा से फंक्शन तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर आप खाली नेम का आउटपुट दे दें। आप मॉडल का फंक्शन अलहदा से तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर आप मॉडल का आउटपुट, इसका आप इनपुट तैयार कर सकते हैं। आप जिस तरह प्राइस का आप अलहदा से एक फंक्शन तैयार करें जो यूज़र से प्राइस के लिए इनपुट ले, तो आप अलहदा भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, दो फंक्शन इसके लिए तैयार किए हैं, एक डाटा लेगा और एक डाटा आउटपुट करेगा, यूज़र से डाटा लेगा और यूज़र से डाटा आउटपुट करेगा। तो हम इसके डाटा की तरफ पहले जाते हैं। यहाँ पे देखें जैसा कि
असाइनमेंट ने आपको टास्क दिया कि आपने यूज़र को इस तरह आपने आउटपुट पहले देना है कि एंटर कार नेम करे, उसके बाद जो यूज़र वैल्यू साइन करेगा वो आपने नेम के अंदर साइन जस्ट पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कि एंटर कार नेम सिविक मॉडल नेम सिविक, इस तरह यूज़र जैसी वैल्यू देगा आपने साइन करें। आखिर में यहाँ पे देखें वो वैल्यूज़ को बाद में एक स्टेटमेंट लिखी है, ये आउटपुट करनी है। तो जस्ट यही किया गया यहाँ पे भी कि आप देखें कार नेम उसकी वैल्यू डाटा मेंबर जो नेम है उसके अंदर साइन कर दी, मॉडल की वैल्यू डाटा मॉडल के अंदर साइन कर दी, वेंडर की वेंडर के अंदर, पावर की पावर के अंदर, प्राइस की प्राइस के अंदर, इस तरह। और हर में एक स्टेटमेंट जो थी वही हमने यहाँ पे आउटपुट कर दी। ठीक है, अब ये था कि यूज़र ने हमें इनपुट दी और हमने डाटा मेंबर्स के अंदर वैल्यूज स्टोर कर ली। ठीक है, अब हमें उन्होंने कहा कि आपने इन वैल्यूज़ को बाद में आउटपुट करना है। तो आउटपुट करने के लिए क्या है कि हमने उसी तरह जिस तरह असाइनमेंट में उन्होंने टास्क दिया कि पहले ये स्टेटमेंट है, ये स्टोर वैल्यू इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद नेम यहाँ पे जो यूज़र ने दिया, फिर दोबारा यूज़र ने दिया, ये भी यूज़र ने, ये भी इसी तरह वेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसी तरह पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद नेम डाटा मेंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो हमने आउटपुट कर दी, फिर मॉडल के डाटा मेंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो आउटपुट कर दी, वेंडर के अंदर इसी तरह सारा प्राइस इस तरह यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप एक कोड करें यहाँ पर असाइनमेंट में, ये देखिए यूज़र ने क्या डाटा प्राइस के लिए क्या वैल्यू इनपुट की है, यहाँ पे देखिए 25 लाख इनपुट किया। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या आई है वैल्यू आउटपुट पे 2.5 E+06। अब ये क्यों है कि 2.5 E+06 क्यों? ये एक मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म है, ओ साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। तो E जो है वो आपको ये E प्लस आपको ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि 10 की पावर 6, E+06 का मतलब 10 की पावर 6। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 6 जो होता है वो ये 25 लाख के बराबर ही होता है। तो इसको कैसे हम आउटपुट करें, क्योंकि ये भी असाइनमेंट का टास्क है। और देखें ये भी हम आपको सारा लॉजिक वगैरह दिखाएंगे। और इसके साथ साथ कि अगर आपको कोई भी असाइनमेंट के अंदर समझ ना आए, कोई मुश्किल हो, या आप चाहते हैं कि और इन डेप्थ इस असाइनमेंट के अंदर आपको क्लासेस के बारे में और बताया जाए, इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है कह सकते हैं, हमसे बता सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो ये कोड है इसकी फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी। रेपलेट एक नीचे रेपलेट के अंदर एक वेबसाइट के अंदर फाइल इसकी अपलोड हो जाएगी, वहाँ आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको ओपन करके आप वहाँ से फाइल ले सकते हैं। उसका तरीका जो है वो इस तरह है कि आपने लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के बाद आपने जो है वो आपको एक इंटरफेस ओपन होगा ब्लैक कलर का, आपने कोड रन करना है। रन करने के बाद आपने रन करने का लिखा होगा रन कोड को आपने क्लिक करना है बटन को, कोड रन हो जाएगा, आपको आउटपुट शो हो जाएगा। मतलब जिस तरह फंक्शन काम करेगा रन करने के बाद, जिस तरह यहाँ पे रन करने के बाद काम करता है उसी तरह रन करेगा। तो वो फिर एक रन के एक लेफ्ट साइड पे आपको एक शो फाइल्स का बटन नजर आएगा। अगर आप लिंक ओपन करेंगे ना तो रन के लेफ्ट साइड पे एक शो फाइल्स का ऑप्शन है, शो फाइल्स को क्लिक करना आप, और वहाँ से आप जो है main.cpp जो है main.cpp उस फाइल को ओपन कर लें, वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। वहाँ से आप चाहें तो आप इसको कॉपी करके अपने असाइनमेंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लॉजिक की तरफ जाते हैं, जो प्राइस का लॉजिक हमने तैयार किया कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये कैसे हम आउटपुट करेंगे। तो इसका लॉजिक जो है वो आपको बेसिकली यहाँ पर दिखाते हैं कि दो हमने इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो इंटीजर वेरिएबल्स को अगर आप देखें ना तो ये एक डिस्प्ले डाटा फंक्शन के अंदर है, जस्ट इसके बाहर नहीं किए, इसके अंदर डिक्लेयर किए हमने। तो इसके अंदर डिक्लेयर करने को हम कहते हैं फंक्शन स्कोप ब्लॉक स्कोप के ये इंटीजर ये जो वेरिएबल्स हैं ये इसके अंदर ही मौजूद रहेंगे, और जैसे ही फंक्शन से बाहर निकलेगा कंट्रोल जो है, जो फंक्शन से बाहर निकलेगा तो ये वेरिएबल्स बहुत खत्म हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। तो जस्ट के वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। उसके बाद जो एक्स वेरिएबल है उसके अंदर हमने वैल्यू क्या स्टोर करी कि जो प्राइस है जो हमने 25 लाख जो यूज़र ने हमें इनपुट की थी बेसिकली ना, उसको हमने इस वैल्यू से डिवाइड किया। तो डिवाइड किया ना, तो सी प्लस प्लस में जो डिवाइजर का ऑपरेटर है वो आपको पता होगा कि डिवाइजर का ऑपरेटर जो है वो उसका कोशेंट जो कोशेंट आता है, मतलब ये है कि अगर हम इसको 10 लाख को अगर हम 25
लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे ना 25 लाख जो यूजर ने इनपुट किया, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा 25 नहीं बल्कि जी, तो जो वैल्यू आएगी ना क्वेश्चन आएगा वो हमने एक्स में स्टोर करा दिया। तो इसी तरह वाई में जो है, वाई में जो प्राइस की वैल्यू है उसको हमने इस नंबर से डिवाइड किया, इस नंबर से। तो इसके अंदर भी जो क्वेश्चन आया है बाद में हमने उसको 10 से डिवाइड किया है, और 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए हैं आपको, अच्छा मैं एक बार इसमें बता भूल गया, यहाँ पर हम जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 आएगा, 25 नहीं आएगा, गलती यहाँ पर मिस्टेक होगी, 2 आएगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू में 2 स्टोर हो जाएगा अगर 25 लाख यूजर इनपुट करेंगे तो, और वाई के अंदर 25 स्टोर होगा। वाई के अंदर जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे, प्राइस से जब डिवाइड करेंगे तो 25 जो है क्वोशेंट वो स्टोर होगा, और वाई के अंदर बाद में हम ये नहीं स्टोर करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और फिर इस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर उसका आएगा। मतलब 25 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है, जो कि 5 है, वो आ जाएगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। और बाद में हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट के लिए पहले एक्स की वैल्यू जो 2 है वो हम, फिर उसके बाद डॉट डॉट एक आउटपुट करेंगे, फिर वाई की वैल्यू स्टोर वो आउटपुट करेंगे, और फिर E+6 जो कि एक साइंटिफिक नोटेशन है, और जैसा कि हमने इसको 6 से डिवाइड किया इसलिए हम इसको 6 की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें ना 2.5 E+.6, ठीक है, तो जस्ट इतना कि इस तरह प्राइस की आउटपुट हो जाएगी, और इंजन पावर जो है वो भी आपका जो डाटा मेंबर है पावर, उसके अंदर की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, आईडी की भी आउटपुट होगी, यूँ आपका सारा डाटा जो है इसी तरह सेम टू सेम आउटपुट हो जाएगा। और अगर हम मेन में अब देखें, मेन में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, एक ऑब्जेक्ट रेडी किया, और बाद में टेक डाटा जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल किया, इसलिए क्योंकि अब हमारी देखिए फंक्शनैलिटी बहुत कम हो गई है, सिर्फ टेक डाटा को कॉल करेंगे फंक्शन को, वही सारा काम करेगा, वो वैल्यूज लेके उनको स्टोर कर देगा, यूजर से इनपुट लेगा और उनको स्टोर कर देगा। इसी तरह डिस्प्ले डाटा जो है वो डाटा मेंबर्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको आउटपुट कर देगा। सो डैट देखें कितना सिंपल कोड जो है ये मेन के अंदर, हमें बस इतना सा कोड लिखना पड़े, बाकी सारा काम जो है इन दो मेंबर फंक्शंस के अंदर किया गया। तो अगर मैं अब आपको रन करके दिखाऊँ ना कोड को, क्योंकि अब यही काम रहेगा कि आपको रन करके दिखाना है कोड, और एक सेकेंड अगर आपको यहाँ पर रन, सो अब आउटपुट रन करने लगे हैं। और इसके साथ साथ कि आप जो अपनी असाइनमेंट है ना उसके अंदर आप एक और काम ये करना कि आप लोग जो है इसके वेरिएबल्स के नेम जो है या फंक्शंस के नेम उनको आप थोड़ा एडिट कर लेगा, और यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो भी एडिट कर लेना। ठीक है, जब इनपुट देने लगेंगे ओनर आईडी में तो आप अपना ये स्टूडेंट आईडी एडिट कर लेना और मेंबर फंक्शंस को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब रन करते हैं कोड को। अच्छा, तो यहाँ पे एक C++ जो है इसके अंदर ये एक सेकंड, जी हाँ, तो अब हो गया रन। अब इसको रन करके देखते हैं, पहले स्टॉप कर लेते हैं। जी हम रन करके देखते हैं, इसको गायब कर देते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर हो गया। ठीक है, अब करते हैं, अब सही है। अब कार का नेम पहले लिखते हैं जैसा कि था, सिविक। ठीक है, सिविक आ गया, एंड मॉडल नंबर 2018 जैसा कि असाइनमेंट के अंदर कहा गया। ठीक है, एंटर कर दिया। उसके बाद वेंडर होंडा ए, अच्छा आ गया। उसके बाद पावर जो है 1500 हॉर्स पावर 15, और उसके बाद प्राइस 25 लाख जैसा कि कहा गया था, ये लिए 25 लाख। ऑनर आईडी आप कुछ भी लिख लें, BC, मैं इधर लिख रहा 0 ठीक हो गया। ये स्टूडेंट आईडी, और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू स्टोर एक स्टेटमेंट आई जैसा कि कहा था, और फिर वैल्यू स्टोर वही करिए भी स्टेटमेंट आई। देखिए सिविक होंडा 2018 2.5 + 06 देखें, यही फंक आपको जो
उसके अंदर लॉजिक है, देखिए कैसे काम करे। तो जस्ट अब आप इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, और ये देखिए इस तरह आउटपुट, ठीक है, सारा समय आ गया। अब इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। देखें अब मैं आपको लिखता हूँ जैसे कि सिविक मॉडल नंबर 2022, वेंडर जो है होंडा, ओके। उसके बाद पावर लिख देते हैं 1800, ओके, पावर 1800। उसके बाद प्राइस अगर आप इधर लिखें ना 36 लाख भी अगर आप लिखते हैं, मैं आपको जस्ट फंक्शनैलिटी समझाना चाह रहा हूँ कि वो हमने जो प्राइस का लॉजिक तैयार किया है वो कैसे काम करेगा दूसरी वैल्यूज अगर आपको देता है प्राइस में, ठीक है। तो उसके बाद ओनर आईडी, तो यहाँ पर यही 225, ठीक है, ये हो गया। और देखें अब यहाँ पर देखें सिविक 2022 होंडा 3.6 1800 BC 210, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो यहाँ पे क्या है, देखें नेम सिविक होंडा 1500। अगर आप यहाँ पे देखें नेम सिविक होंडा 1500, वैल्यू स्टोर इन कार वेरिएबल होंडा, इस तरह देखें 0.6, ठीक है। तो जैसा कि मैंने दे लिया, कोड बिल्कुल एफिशिएंटली काम करेगा अगर आप सेम टू सेम ऐसा करेंगे। आपको इसकी फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो आपको और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जो है हमें पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।